और जैसे मेरे को पता कुछ बच्चे डिप्लोमा से जैसे उसको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना आता होगा, है ना, और फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आता तो पूरी स्ट्रक्चर पढ़ ही नहीं सकते आप लोग, समझ रहे हो। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है पता है आपको? एफबीडी, किसी का भी एफबीडी बनाना कैसे ड्रॉ करते हैं एफबीडी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये फ़ैन लगा हुआ है, देख रहे हो ऊपर, देखो फ़ैन लगा हुआ है, ऊपर क्या है, स्लैब है, स्लैब के ऊपर फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन एक लोड लगा रहा है। मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर इस रोड को मैं कट कर दूँ, इस रोड को मैं कट कर दूँ और इस रोड से सुनील को लटका दूँ, भाई इतना ही लोड जितना फ़ैन का है उतना ही सुनील का है, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यही काम करना है। तो अल्टीमेटली फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सब देखेंगे। एक हम नेचुरल एक्सपीरियंस लेके चलेंगे स्ट्रक्चर में एक नए तरीके से, और कोशिश करेंगे भी सारा कुछ समझ आ जाए आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस मेन मैं ना स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। जो एक चार्ट बना लो, शायद मैंने बनवा भी रखा होगा पहले। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। दिस इज डिवाइडेड इन, फर्स्ट इज एनालिसिस, जिसको हम स्टडी अभी करेंगे। एनालिसिस में दो स्टडी करेंगे, दिस इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड सोम। यहाँ पे दूसरी करेंगे डिज़ाइन। डिज़ाइन में हम पढ़ेंगे दिस इज आरसीसी एंड दिस इज डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये सारी स्टडी करेंगे। ठीक है जी। दूसरा, अब जब एनालिसिस पढ़ेंगे यहाँ पे हम तीन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। अब धीरे धीरे वो सारी पिक्चर में आती जाएंगी। पहला इक्विलिब्रियम, दूसरा कंपैटिबिलिटी, इक्विलिब्रियम, कंपैटिबिलिटी एंड एनर्जी। ये तीन चीज़ें यहाँ कंसिडर होती हैं। अभी मैं आपको देखो, अभी ये शायद नाम भी नहीं सुने होंगे आपने। इक्विलिब्रियम सुना होगा और कुछ भी नहीं, उसका भी मतलब नहीं पता होगा। यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम सेफ्टी, ये बता रखा है मैंने आपको, सर्विसिबिलिटी, इकोनॉमी, एस्थेटिक। ये सारी चीज़ें मैंने पहली क्लास में बताई थी आरसीसी के, याद है क्या आपको? सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी, ठीक है ना। ये डिज़ाइन में कैसे जब भी हम डिज़ाइन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ें कंसिडर करके चलनी पड़ती है हमें, ठीक है। जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब हमें ये तीनों चीज़ें पढ़नी पड़ती है। जैसे कुछ नाम बोलता हूँ, जैसे कुछ नाम लिखता हूँ यहाँ पे, वैसे ही बताना भी माइंड में क्या क्या है। जैसे लिख दिया चेयर, जैसे क्लासरूम, जैसे प्रोजेक्टर, जैसे कंपैटिबिलिटी, जैसे इक्विलिब्रियम। अब ये कुछ ऐसे नाम लिख दिए मैंने। जैसे चेयर, दिमाग में आ गई चेयर, आगे होगी ना। जैसे क्लासरूम, दिमाग में आ गया क्लासरूम चल रहा है। प्रोजेक्टर आ गया होगा। कंपैटिबिलिटी आया क्या? इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं वो स्ट्रक्चर है, समझ गए ना। इक्विलिब्रियम, ये भी नहीं आया होगा, बस इक्विलिब्रियम नाम सुना होगा आपने और कुछ नहीं होता। तो धीरे धीरे चीज़ों को ना, इसको हम रिलेट कर देंगे आइडियलाइज थिंग्स से। आइडियलाइज थिंग्स मतलब भी जो रियल स्ट्रक्चर में हम कैसे इसको पढ़ना है, समझ गए। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़नी है, एक एक करके सारी कंसिडर करेंगे, ठीक है। आज कुछ फोर्सेस बता दूंगा धीरे धीरे, आज शायद कंपैटिबिलिटी भी खत्म कर देंगे आज, ठीक है। चलो इसको मिटा रहा हूँ, बस एक जनरल वैसे ही डिस्कस कर लिया ये। चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले पहला टॉपिक स्ट्रक्चर। क्या होता है स्ट्रक्चर, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर। एन अरेंजमेंट ऑफ मेंबर of member that can transfer the load to the support,
support an arrangement of member that can transfer the load to the support safely then the arrangement is called structure. इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है, ये क्या बताया? कहता है ये एक अरेंजमेंट है जिसमें लोड का ट्रांसफर होता है किस पे? सपोर्ट पे. उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल शायद मैंने पहले भी दिया हुआ एग्जाम्पल है जैसे ट्री के ऊपर झूला, या झूले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जैसे लगा लो ट्री पे क्या बोलते हैं? स्विंग. ट्री पे आपने स्विंग लगा दिया. अब क्या होगा? स्विंग किस पे लटका हुआ है? किसी स्टेम पे लटका हुआ है. जब लटकेगा तो उसका लोड कहाँ जाएगा? ट्रांसफर होगा ट्री के फॉर्म में, ऊपर उसकी ब्रांचेस से स्टेम में, स्टेम से रूट में, रूट से अर्थ के अंदर. तो अल्टीमेटली इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं. ऐसे ही जब हम सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, ऐसे ही जो बिल्डिंग खड़ी की हमने, बिल्डिंग का लोड क्या होगा? क्या जाएगा? कहाँ जाएगा? पहले फाउंडेशन पे जाएगा और फाउंडेशन में ट्रांसफर हो जाएगा सारा का सारा. जैसे यहाँ पे क्या होता है, कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं हमारे रियल लाइफ में? जैसे स्लैब है, स्लैब का लोड कहाँ जाएगा? बीम्स में. बीम्स का लोड कहाँ जाएगा? कॉलम्स में. कॉलम्स का लोड कहाँ जाएगा? कॉलम्स का लोड किस में जाएगा? फुटिंग में, जो जिसको फाउंडेशन का स्ट्रक्चर है जो. तो ये सारे, ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है. हर स्ट्रक्चर का हम एफवीडी बनाएंगे, कैसे फोर्सेस उसमें एक्ट करती हैं. देखो अब जैसे वैभव क्या कर रहा है, वो अपना डिजाइनिंग करता है. अब उसको ये नहीं पता भी कैसे उसमें लोड लगा रहे हैं, कैसे फोर्सेस लगा रहे हैं. अब वो ज़्यादा समझ पाएगा जब हम स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे. तो समझ रहे हो? फोर्सेस, हम जो भी रिएक्शन लगाते हैं वो अपोजिट लगाते हैं. समझ रहे हो? जिस तरफ स्ट्रक्चर रोटेट कर रहा है उसको बैलेंस करना होता है हमें, उसकी उल्टी डायरेक्शन में हमें मूवमेंट लगानी होती है. जैसे अब कोई भी स्ट्रक्चर को आप, जैसे मान लो एक एग्जांपल वैसे बता रहा हूँ आपको. जैसे ये मेरा कोई स्ट्रक्चर था ऐसा, इसको ये नहीं मानना, आपने माइंड में इसको एक पत्थर की फॉर्म में मान लेना है. दिस इज पत्थर की फॉर्म. ठीक है, जैसे लोड लग रहा था हमारा, यहाँ पे ये लोड लग रहा था. इसको बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे लग रहा था, मैंने मान लिया एक यहाँ लग रही थी, एक यहाँ लग रही थी, बैलेंस जो कर रही थी अपने को. ठीक है, एक लोड यहाँ लग रहा था, एक अपन इसको रजिस्ट करने के लिए क्या लगा दिया? एक लोड ये लगा दिया. अब जब आप इस पे लोड लगाओगे, ये क्या करेगा? इसको रोटेट करेगा. समझ रहे हो? ये देखो यार, ये जैसे लोड लगा दोनों तरफ से, अब ये तो रेजिस्टेंस के लिए लगा दिया आपने. जब लगाया तो ये रोटेट कर रहा है, तो कहाँ जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. उसको रोटेट करने के लिए कैसी मूवमेंट लगानी पड़ेगी? क्लॉकवाइज. समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक मूवमेंट साथ में लगती है, उसको बोलते हैं क्लॉक. तो ये चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए भी क्या कैसे करना है इसको. सारी की सारी फीलिंग है, सारी की सारी स्ट्रक्चर जो है ना, भी ऐसे नहीं है कोई भी. अब यार ये इसको आप कैसे आप लगा दोगे यहाँ पे? आप सोचोगे टुकड़ों में यहाँ लग रहा है, इसको रोटेट कर दें. ये सारे के सारा इसको एक पत्थर की फॉर्म में मान लेना है हमने, स्टोन की फॉर्म में. कैसे मूवमेंट लग रही है, किस तरह रोटेट कर रहा है, उसके अपोजिट साइड मूवमेंट लगा देंगे. तो ये चीज़ें आपको फील करनी पड़ेंगी, ये नहीं बताएगा. वो चीज़ें कब आ जाएंगी? जब आपको एफवीडी आ जाएगा. जब एफवीडी आ जाएगा तो आसानी से हम क्या करेंगे? अलग अलग डिज़ाइन करेंगे. जैसे पहले आपने स्लैब बना दी, फिर आपने कॉलम बना दिए, फिर आपने फुटिंग बना दी. तो एक एक चीज़ को अलग अलग फोर्सेज में जनरेट करते जाएंगे, उसका सबका एफवीडी बनाते जाएंगे. समझ गए ना? तो इसको मैं बिठा देता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन होगी. चलो अब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा आइडियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर. लिख लें नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज आइडियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर. किसी भी स्ट्रक्चर का आइडियलाइजेशन करना. अब आइडियलाइजेशन क्या होता है? आइडियलाइजेशन मीन्स, क्या मतलब आइडियलाइजेशन का? आइडियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? टू मेक थिंग थिंग्स को पढ़ने योग्य बनाना, या सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना. टू मेक थिंग सिंप्लीफाइड फॉर्म. टू मेक थिंग इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. जैसे अब एक बात बताओ, क्या रोलर स्ट्रक्चर दिखता है क्या आपको कहीं? रोलर क्या होता है? अच्छा, अब रोलर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या बिल्डिंग, अच्छा ये बिल्डिंग है,
मूव करेगी क्या ये? मूव करा दोगे इसको? बिल्डिंग मूव करा सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ें क्या है, हमें आइडियलाइज्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होता है। अब ये बिल्डिंग है, क्या इस बिल्डिंग में फिक्स सपोर्ट दिख रही है क्या आपको? हमने तो ये पड़ी हुई है, ये लगा दी, ये लगा दी। फिक्स सपोर्ट दिख रही है क्या? क्या हिंज सपोर्ट दिख रही है क्या? ये सारी चीज़ें आइडियलाइजेशन है। ये आइडियलाइजेशन मतलब जैसे इस बिल्डिंग को एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जिसकी फॉर्म में हम सोल्व कर सकें उसको, उसके ऊपर लोड कितना लग रहा है, कितना नहीं लग रहा, वो सारी चीज़ें हैं। अब तो सारा कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। क्या करते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आ गए हैं। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर लोड लगाया जाता है, वो बिल्डिंग में लोड लगाया जाता है, कितना लोड उसको रजिस्ट कर रहा है। जिस स्ट्रक्चर में ज़्यादा लोड लग रहा है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उस पर क्या कर देंगे हम, उसको वापसी में रेजिस्टेंस दे देंगे, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे ताकि वो डिफ्लेक्ट ना करे। कुछ ऐसा हो जाता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो कोई भी स्ट्रक्चर है अपना, उस स्ट्रक्चर को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लें। जैसे चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप मुक्कुल ये है, ओरिजिनल ये है। मुक्कुल की कैमरे से मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। अगर मैं फ़ोटो लेता हूँ, वो फ़ोटो क्या है, एक आइडियलाइजेशन है। वो ऑलमोस्ट सेम है, कैसा, मुक्कुल जैसा। तो अपने को इस बिल्डिंग को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है ताकि मैं इस पे जो लोड लग रहे हैं, जो उस पे विंड लोड लग रहे हैं, जो लोड लग रहे हैं, उसको मैं कंसीडर कर सकूँ। ये सारी चीज़ें हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं सारी चीज़। समझ गए बात? तो अल्टीमेटली अपने को क्या करना है, आइडियलाइजेशन करना है। आइडियलाइजेशन का मतलब बता रहा था मैं आपको भी, किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको उसको आइडियलाइज करना पड़ेगा। समझ गए? आइडियलाइज मीन्स टू मेक द थिंग इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म। सो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, उसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग। जैसे बनाते हैं एक दिस इज द ग्राउंड। यहाँ आ जाएगा क्या? इधर ले थोड़ा सा यार। ये लगा दिया, एक स्ट्रक्चर बन गया। और ले लेते हैं, इस पे लोड भी ले लेते हैं। दिस इज यूनिफॉर्मली लोड दे दिया आपको, ठीक है। और ये ऐसे ले लो, ठीक है। ये कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको और क्या ले लें, यहाँ पे इसकी सपोर्ट भी दे दो। क्लीट एंगल पड़ा हुआ है, थोड़ा पड़ा होगा तो ठीक है, आगे जाके पता लग जाएगा। सपोर्ट के लिए क्लीट एंगल लगा रखा है। नेक्स्ट और क्या लगा रखा है अपन ने, इसको भी सपोर्ट दे दो। दिस इज कंक्रीट। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था कोई, मैंने वैसे ही इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बना दिया ऐसे। ये है कंक्रीट का। दिस इज पोल, ये पोल है, ये खंबा बना रखा था, और ये ग्राउंड है। दिस इज ग्राउंड, ये बना रखे, ये चीज़ें सारी बना रखी थी, ठीक है। और क्या ले लें, बस ये इतना दे रखा था। अब क्या करोगे आप, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, मैंने इसको देखा भी, यहाँ पे एक खंबा बना रखा है कोई, यहाँ पे कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पे यूनिफॉर्मली लोड लग रहा था, और ये जो स्ट्रक्चर था उसके एक सपोर्ट बना रखी थी। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर के लिए पढ़ने के लिए एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इसका आइडियलाइजेशन करना पड़ेगा। इसका आइडियलाइजेशन कैसे करोगे आप लोग बताओ, आइडियलाइजेशन कैसे करोगे? पोल जमीन के अंदर है, इसका मतलब पोल अगर जमीन के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, सपोर्ट कैसी होगी उस पर? क्या वो हिल सकेगा जमीन के अंदर आ गया तो? नहीं हिल पाएगा। इसका मतलब फिक्स सपोर्ट है, तो इसको बोल दिया उसने फिक्स सपोर्ट। तो ये बना दिया उसने, दिस इज दी, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले लिया और यहाँ बना दिया उसने फिक्स सपोर्ट। अब फिक्स सपोर्ट क्या है वो अभी पढ़ेंगे, अभी वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ बस। यहाँ पे लोड लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, क्लीट एंगल था, क्लीट एंगल था। तो क्लीट एंगल मतलब उस पर आपने रखा हुआ, जो सपोर्ट दी हुई है, इसको सपोर्ट दी हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये एक हिंज सपोर्ट बना दी भाई, एक सपोर्ट दे दिया अपन ने, इसको सपोर्ट दे रखी है। अच्छा, यहाँ पे एक जमीन के अंदर फिर कंक्रीट है, तो इसका क्या करोगे, यहाँ भी क्या कर दोगे, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर तो आपने पढ़े होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर तो हमने पढ़े हुए हैं। अल्टीमेट ओरिजिनल में होते कैसे हैं,
ऐसे स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को बना कैसे देते हैं हम, ऐसा बना देते हैं, समझ गए। ये क्या होता है, दिस इज यूडीएल, यूनिफॉर्मली, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को सारे को पढ़ना है हमने, ठीक है। तो ये दिस इज द आइडियलाइज स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा मेरा, दिस इज द आइडियलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये फटाफट से नोट कर लो, चलो। इसको और करूँ तो यहाँ पे क्लीट एंगल बना सकते हो आप, ठीक है ना। ये जो क्लीट एंगल बनाया मैंने, दिस इज द क्लीट एंगल, ये बन, हाँ इसलिए सपोर्ट आ गई। इसका मतलब ये है भाई, रियल स्ट्रक्चर को देख के कंप्यूटर में हमने क्या बना दिया, एक आइडियलाइज फॉर्म में बना दिया, जैसा कि जो ऑटो कैड हो गया, ये सब इससे बनाते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें। इससे क्या समझ आया भाई, जो इंजीनियरिंग है वो क्या है, वो आइडियलाइज्ड है। वो इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। वो रियल पे काम नहीं करता, इंजीनियरिंग किस पे काम करता है, आइडियलाइज पे। कुछ कैसे यूज़ करके, कंप्यूटर को यूज़ करके, कैलकुलेटर को यूज़ करके, या डिज़ाइनिंग को यूज़ करके, उसको यूज़ करके एक स्ट्रक्चर बना देगा। एग्जाम्पल लिख सकते हो, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ इज़ द क्लोजेस्ट थिंग, फोटोग्राफ इज़ द क्लोजेस्ट थिंग ऑफ द पर्सन, जो आइडियलाइज्ड फॉर्म में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, समझ गए ना। बस थोड़ा डिफरेंस बता दूं मैं। सोम में क्या पढ़ोगे आप लोग, सोम में पढ़ोगे जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ लोगे, उसमें सपोर्ट रिएक्शंस पढ़ोगे, और सपोर्ट रिएक्शन यहाँ भी पढ़ोगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी पढ़ोगे। वहाँ पे पढ़ेंगे डिफ्लेक्शंस, यहाँ भी पढ़ेंगे डिफ्लेक्शंस। तो वहाँ पे डिफ्लेक्शंस जो हैं आपको बता दूं मैं, कुछ मेथड्स पढ़ेंगे भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के मेथड्स हैं, जैसे मूवमेंट एरिया मेथड, जैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, उसके फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेशन मेथड, वो सारे फाइंड आउट करेंगे हम लोग सोम के अंदर। यहाँ पे उसका यूज़ करते जाएंगे। मतलब आपको सोम भी आनी चाहिए स्ट्रक्चर के लिए, तो दोनों मैं इकट्ठी चलाना चाह रहा हूँ, इसलिए करेंगे इकट्ठी। भाई जिसका बेसिक अब लगेगा मुझे यहाँ नहीं लग रहा, फिर वो स्टार्ट कर देंगे, साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक। कितने, 2 टॉपिक हो गए इसके। तीसरा टॉपिक डालो, स्ट्रक्चर्स। अब प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर्स एंड 3D स्ट्रक्चर्स, दोनों लिख लो। प्लेनर स्ट्रक्चर एंड 3D स्ट्रक्चर्स। पहला पॉइंट, इफ 2 axes are sufficient to define the structure, is known as 2D structure, Next, if 3 axes are sufficient to define the structure, is known as 3D structure. इसमें x एंड y, यहाँ पे x, y एंड z तीनों चीजें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया था मैंने आपको, दिस इज स्ट्रक्चर। ये किस प्लेन में है, दिस इज एन XY प्लेन। जो आइडियलाइज फॉर्म में बनाया था, 2D स्ट्रक्चर बनाया था ना मैं,
अच्छा यही स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं, दिस इज दी स्ट्रक्चर, देख रहे हो, ऊपर से लोड लग रहा है ऐसे, ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट है, ये ऐसे स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर से लोड, इसमें जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो तो था अपना ये वाई डायरेक्शन में ये हो गया, एक्स जेड में स्ट्रक्चर हो गया, तो एक्स वाई जेड तीनों प्लेन हो गए, मतलब कोई भी बिल्डिंग है जो एक्स जेड में बनी हुई है और ऊपर से वाई डायरेक्शन में लोडिंग है, उसको बोल दिया 3D स्ट्रक्चर और दो। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो साइन कन्वेंशन। अब जो पूरे स्ट्रक्चर में लेके चलूंगा, बेसिक है, सारा बेसिक करा रहा हूँ। चौथा टॉपिक, दिस इज साइन कन्वेंशन। जो पूरे स्ट्रक्चर में लेके चलूंगा, साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन के आगे लिख लो, सबसे पहले एक पॉइंट लिख रहा हूँ, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी इज रिक्वायर्ड इन ऑल दी स्ट्रक्चर। सभी स्ट्रक्चर्स में क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म में होनी चाहिए। चलो इस पर देखते हैं। पहला साइन कन्वेंशन देखो, एक्स एक्सिस को आप ये डायरेक्शन मानोगे, इसको पॉजिटिव मानते हैं, सेम। दूसरा वाई एक्सिस को ये लेके चलेंगे पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट जेड एक्सिस को, जेड एक्सिस कैसे फाइंड आउट करोगे? जेड एक्सिस इज फाइंड आउट बाय थंब रूल। थंब रूल बताओ क्या होता है? व्हाट इज थंब रूल? इसमें क्या करते हैं हम लोग? कुछ नहीं करना आपने, एक्स एक्सिस की तरफ थंब को कर लो, एक्स एक्सिस की तरफ थंब को कर लो, और जो फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन बता देंगी जेड एक्सिस की, ठीक है। बाकी दोनों डायरेक्शन की ऐसे ले लो, जैसे मान लो ये है, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये जो डायरेक्शन होगी ये एक्स और वाई की है, समझ गए? तो एक एक्स और किसकी होगी? ये तो एक्स और जेड की, एक्स और जेड की, समझ गए? तो जब थंब रूल लगेगा तब ये जो एक्स एक्सिस की तरफ आपने क्या करना है? थंब कर लेना है, बाकी दोनों डायरेक्शन क्या बताएंगे? ये फिंगर्स बताएंगे। तो ये थंब रूल अभी यूज करेंगे सारा का सारा, बस आपको बेसिक बता रहा हूँ सारा मैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, रोटेशन। रोटेशन, रोटेशन कौन कौन सी होती है? एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्लॉकवाइज में दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ये लिख लो। ठीक है। नेक्स्ट शियर फोर्स। शियर फोर्स कैसे लगेगा? आप सीधा चल रहे हो, बताया था ना आपको, शियर फोर्स तो बता रखा है मैंने। शियर फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? दिस इज द शियर फोर्स, ये पॉजिटिव रहती है। जैसे लेफ्ट से चल रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ये लेके चलो। मैं एक ही तरफ का बता रहा हूँ, बाकी वैसा वर्सा उल्टा हो जाएगा। अरे यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ वाले पॉजिटिव, यहाँ वाले नेगेटिव, ध्यान रखना। नेक्स्ट सिक्स्थ, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके चलेंगे हम। ये क्लॉकवाइज ही तो है, तो पॉजिटिव तो लिखा हुआ है। अच्छा ये लिख गया, अरे देख लो भाई, ये तो अरे गलती से लिख दिया यार, सारी गलतियां तुम करोगे क्या? चलो सिक्स्थ, बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट के लिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और सैगिंग पॉजिटिव, होगिंग नेगेटिव, ये भी लिखना है आपको, दोनों लिखने हैं क्योंकि दोनों यूज करूंगा मैं। 6 में लिखो बेंडिंग मूवमेंट, इसमें क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। दूसरा सैगिंग, ये सैगिंग, ठीक है, और ये होगिंग, ये आपको ध्यान रखें, ठीक है, सैगिंग होगी दोनों ध्यान रखें, ठीक है ना। तो ये बात सैगिंग।
हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक कितने हो गए? 4, 5वां टॉपिक है, 5वां टॉपिक टाइप ऑफ सपोर्ट। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है सारा, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। अब यार मैं सीधा स्टैटिक पे आ जाऊं, समझ नहीं आएगी सारी कहानियां, ठीक है? तो अपने को वो चीज़ें चाहिए नहीं, शॉर्टकट वाले नहीं करेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट का क्या काम होता है? जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसको प्रिवेंट करना, मतलब जिस डायरेक्शन में भी लोड लग रहा है उसको प्रिवेंट कर, जो कौन करता है? सपोर्ट करती है। तो इसके डेफिनेशन लिखो, एन अरेंजमेंट या एनी अरेंजमेंट दैट कैन any arrangement that can restricts the movement of any point, restricts the movement of any point, किसी भी point, वो arrangement that can restricts the movement of any point of structure, any point of structure is called as supports. नेक्स्ट लिखो, इसमें इसी में नोट डाल के पॉइंट लिखो। रिएक्शन एट सपोर्ट, रिएक्शन एट सपोर्ट विल बी, रिएक्शन एट सपोर्ट विल बी ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, विल बी ऑलवेज in opposite direction, will always be in opposite direction to the expected movement. क्या हो गया? क्या हो गया? expected movement, जो भी expected movement होगी उसके अपोजिट लगाते हैं हम लोग रिएक्शन। अब मैं एक चार्ट बनवा रहा हूँ नई तरीके से, पहले मैं बनवाता था फिक्स में 3 लगती हैं, वो सारी सपोर्ट आ जाएंगी इसके अंदर, एक नई तरीके से बढ़ा रहा हूँ। क्या हो गया? क्या समझ नहीं आया? नोट, जो रिएक्शन लगती है सपोर्ट पे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगाने। जो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी ऑलवेज अपोजिट होगी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। अच्छा यार चलो ये बता ही देता हूं। अब ये है, ऊपर से लोड लग रहा है, ये लोड लग रहा है, ये लोड से रिएक्शन कैसे मूवमेंट आ रही है इस तरफ, आपको इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा? आपको अपोज करना पड़ेगा। तो समझ ले, तो यहाँ पे आपको रिएक्शन लगानी पड़ेगी। अल्टीमेटली मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे समझ नहीं आएगी। तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट एक्सपेक्टेड है उसको अपोज करना है, अभी वो मूवमेंट ना हो, वो मूवमेंट ना हो, समझ रहे हो ना? अल्टीमेटली अपने को क्या करना है? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है, वो स्ट्रक्चर मूवमेंट ना हो उसके अंदर, ठीक है ना? चलो अब चार्ट बनाओ एक। अब कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, बट कोशिश करूंगा सारी आ जाए। पहला रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन, रिमार्क्स, ठीक है। सबसे पहले मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड, यहां लिखो रिप्रेजेंटेशन। तीसरा यहां लिखो रिएक्शन, चौथा रिमार्क्स। अब नए तरीके से पढ़ा रहा हूं, यही ऐसे ही फॉलो करना है अब, ठीक है ना? अगर मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और रोटेशन, तीनों। अच्छा रोटेशन और बेंड में क्या फर्क है? रोटेशन और बेंड में, चलो वहां भी आते हैं फिर। अब मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ना तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, ना वाई में जाएगा, ना ही उसमें रोटेशन हो सकती है। उस सपोर्ट को क्या बोलते हैं हम? फिक्स सपोर्ट। बताया था ना? अब इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, समझ आनी चाहिए बस। नहीं आएगा तो वैसे वैसे चल लूंगा जैसे पहले चलता था। रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द फिक्स सपोर्ट। देख रहे हो? दिस इज द फिक्स सपोर्ट।
ठीक है जी। अब मैं यहीं आ रहा था, देखो अब इस पे अगर जब लोड लगेगा, इस पे अगर मैंने लोड लगाया तो ये बेंड करेगा क्या रोटेट करेगा? बेंड करेगा। इस पे रोटेशन क्या होगी? फिक्स। ये चीजें समझाने के लिए होता है। देखो दिमाग में बेंड हो, सर बेंड हो गया, तो कैंटिलीवर जो बीम है ना वो हमेशा क्या करेगी? बेंड करेगी। अब मैं इसका कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये कलर वाला लेके आएगा, दूसरे पेन लेके आना। अब देखो चीजें जो है ना, ये देख रहे हो, दिस इज बेंड, दिख रहा है क्या कलर? नहीं दिख रहा। लो यार, रेड नहीं, लाइट लेते हैं, कोई येलो ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज बेंड। तो बेंड की डेफिनेशन क्या होगी? जब रोटेट ना हो पाए या कैंटिलीवर बीम में हमेशा, देखो यहां से टच होकर जा रहा है, समझ रहे हो ना बात, तो ये बेंड हो रहा है। कैंटिलीवर बीम इज ऑलवेज बेंड, नॉट रोटेटेड। यहां लिख लो यार, अलग अलग चलो लिख लो भाई। कैंटिलीवर बीम इज बेंड, नॉट रोटेटेड। ये आपके लिए लिखा है बस। नेक्स्ट, अब रिएक्शन कैसी होती है इस पे? व्हाइट पे आ जाता हूं। इस पे रिएक्शन दिस दिस दिस, ये रिएक्शन लगा दे, 3 रिएक्शन हो। नंबर ऑफ रिएक्शन इज 3, तो यहां लिख लोगे नंबर ऑफ रिएक्शन इज 3। इस तरीके से, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? बढ़िया। चलो इसको आप दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मानो। अच्छा, जहां भी आपको नहीं पता होगा ना, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने जो बताई है, देखो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ऑलवेज ये लेके जाए। कुछ गलत होगा तो उल्टा आ जाएगा, समझ रहे हो ना, आंसर नेगेटिव आ जाएगा, बस इतना ही रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा लो, दिस इज मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड इन एक्स वाई डायरेक्शन। मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड इन एक्स वाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये बना दी मैंने हिंज सपोर्ट। अच्छा, हिंज सपोर्ट बताओ, रोटेट करती है या रेस्ट्रिक्ट करती है? यहीं पे क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, जल्दी बोलो। देखो सोचना शुरू करोगे ना तब स्ट्रक्चर समझ आएगी, तो नहीं आएगी भैया। हिंज स्ट्रक्चर रोटेट करती है या बेंड करती है? दोनों में यही फर्क है। हाँ जी, अरे हिंज स्ट्रक्चर रोटेट करेगी हमेशा। देखो, अरे ये दरवाजा भाई रोटेट कर रहा है, ये देखो ये रोटेट कर रही है तभी यहां से है, अगर बेंड करती तो ये ऐसे जाता, ये देखो। तो दोनों को फर्क बेंड और रोटेट से लोगे आप। अब कैंटिलीवर को आप हमेशा बेंड करेगा, और बेंड करेगा तो रोटेशन भी रेस्ट्रिक्टेड होगी। अगर वो रोटेट करेगा तो रोटेशन क्या हो जाएगी, उसमें रोटेशन पॉसिबल है, और एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों में मूव नहीं कर सकता, ना तो एक्स में मूव करेगा ना वाई में मूव करेगा। वो देखो इन सपोर्ट लिख लो इसको, और पिन जॉइंटेड भी बोलते हैं इसको। पिन जॉइंटेड, समझ आ रही है ना? चलो तीसरा, नेक्स्ट लिखो, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड इन वाई डायरेक्शन और रोटेशन। अब ना तो वो वाई डायरेक्शन में जा सकता है, ना वो रोटेट कर सकता है, ऐसे कौन सा होगा? इसको बोलते हैं, जैसे देखो आपको बताऊं मैं, ना तो वाई में जा पा रहा है ना रोटेट हो पा रहा है। एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बताओ बताओ। स्लाइडिंग डोर, स्लाइडिंग डोर इसको बोलते हैं, गाइडेड रोलर, ठीक है क्या? तो देखो बहुत सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी सारी। गाइडेड रोलर का एग्जांपल एक स्लाइडिंग डोर है, समझ रहे हो? देखो ये स्लाइड कर सकता है क्या? रोटेट कर सकता है क्या? क्या ऊपर जा सकता है क्या? फिर एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। तो जब भी एक्स डायरेक्शन की मूवमेंट आएगी तो आप
ऑप्शन लगाओगे उसमें गाइडेड रोलर, इसको बोलते हैं गाइडेड रोलर। ओके, नई नई चीजें पढ़ा रहा हूँ आज तो। बना लिया? चौथा यही बना दो क्या? फोर्थ लिखो रोटेशन। रोटेशन भी रेस्ट्रिक्टेड है और एक्स डायरेक्शन में भी रोटेट। ये जो गाइडेड रोलर जैसे ऐसे मूव कर रहा है वो ऐसे मूव कर रहा है, समझ गए? वो ऐसे मूव कर रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में जा सकता है और ना तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता ना, मतलब गाइडेड रोलर आपने स्लाइडिंग डोर ऐसे था उसको ऐसे बना दिया। भाई एक फॉर्म ऐसी भी है जो वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है बट रोटेट नहीं कर सकती है वो। शटर भी हो सकता है, शटर को बोल सकते हो, बिल्कुल एग्जांपल बढ़िया है। तो इसको बनाने के लिए कैसे करूं? ऐसे बना लो, ठीक है? ये लो, ये लो जी। इसमें एक्स डायरेक्शन में रोटेटेड रेस्ट्रिक्टेड है, मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ लिख लो आप गाइडेड रोलर, ये भी गाइडेड रोलर ही बोलते हैं इसको। चलो हो गया? हाँ ये भी गाइडेड रोलर है। चलो नेक्स्ट, पांचवा हो गया। फिफ्थ लो रेस्ट्रिक्टेड इन, इसको लाइनें मार दो यार, एक ठीक है, चल जाएगा इतना। फिफ्थ लिखो एक्स डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड है। एक्स डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड है, एक्स डायरेक्शन में जा नहीं सकता। सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा तब उसको बोलेंगे दिस इज दी, देख रहे हो, एक्स डायरेक्शन रेस्ट्रिक्टेड है। जब एक्स डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड है तो रिएक्शन शो करूंगा ऐसे, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्टेड है। और इस सपोर्ट को क्या बोलेंगे? दिस इज ए रोलर, इसको भी रोलर बोल देंगे। मतलब ये वर्टिकली मूव कर रहा है, अल्टीमेटली गाइडेड का ही है वो पार्ट। गाइडेड में क्या है, उसमें आपको रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें समझ रहे हो ना बात। सिक्स्थ वाई डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड है, उसको क्या बोल देंगे? जो आप पढ़ते हो, दिस इज रोलर। ऐसे तो पढ़ता ही हो। अब आया देखो आप जो पढ़ते हो, कौन से नंबर पे? 6 नंबर। तो इसमें कितनी ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, ठीक है ना, इसको भी क्या बोलेंगे? दिस इज रोलर। तो ये सारी चीजें आ गई। बस ये सारी चीजें इतनी ही लिख लो, बहुत है इतनी, बाकी जरूरत ही नहीं है। चलो ये सारी कहानी खत्म होगी। दूसरा आपको एक मैं इसी में बता दूं क्या, एक ना एक पॉइंट और डाल लो उसमें। नेक्स्ट एक डालो इंक्लाइंड सपोर्ट। ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा, भाई यहाँ पे मेरे को लिखना तो अलग से था बट साथ में ही हो जाएगा तो बढ़िया है। इंक्लाइंड सपोर्ट कैसे शो करते हैं? इंक्लाइंड सपोर्ट, दिस इज ये इंक्लाइंड सपोर्ट, समझ रहे हो? ये इंक्लाइंड सपोर्ट हो गई। सो दिस इज द इंक्लाइंड सपोर्ट। इसमें जो रिएक्शन लगेगी कैसे लगेगी? दिस इज द ये रिएक्शन, दिस इज इंक्लाइंड सपोर्ट। यहाँ आना चाहिए था, बना के क्या दिखाऊं? चलो ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। नेक्स्ट टॉपिक, कितने टॉपिक हो गए? 5 हो गए। सिक्स्थ टॉपिक लिखो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर।
इसमें भी बना देते हैं लाइनें। पहला है एक्सियल मेंबर। पहला है एक्सियल मेंबर, दिस इज स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। इस पे जो फोर्स लग रही है दिस इज डायरेक्शन। एक्सियली फोर्स लग रही है, समझ रहे हो? एक्सियली मतलब क्या बोलते हैं उसके, क्या बोलते हैं यार इसको, ये जो फोर्स लग रही है ना एक्सियली, इसको यार दूसरी भाषा में कैसे बोलूं, मतलब उसके डायरेक्शन में भी बोल सकते हो, एक्सियली फोर्स लगना है जो, समझ गए ना, इस डायरेक्शन में रहता है। इसमें ये क्या हो सकती है, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है क्या हो सकती है, ये कंप्रेशन भी हो सकती है और टेंशन भी हो सकती है, ये एक्सियली लाइक करते हैं। सेकंड, इसमें ये भी लिख लो, इसमें जो नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं, नंबर ऑफ अननोन कितने होते हैं जो फाइंड आउट करने होते हैं मुझे, एक्सियल मेंबर में नंबर ऑफ अननोन एक है, या कंप्रेशन होगा या टेंशन में होगा। दूसरा बीम्स और फ्रेम्स में, बीम्स में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर मैंने कट किया, वो कट किया तो यहाँ पे 3 फोर्स लगेंगी। दिस इज दी कौन कौन सी डायरेक्शन मानी थी, दिस क्लॉकवाइज, 3 डायरेक्शन में आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ अननोन कितने होते हैं यहाँ पे, 3 होंगे। कौन कौन से, कंप्रेशन और टेंशन, फोर्स होगी ये तो, कंप्रेशन और टेंशन। दूसरी शियर, तीसरी बेंडिंग। ये तीनों फोर्स आपको ध्यान रखनी है। देखो अभी क्या है, जब उसके पैरेलली फोर्स लग रही है, पैरेलली बोल सकते हो आप एक्सियली को, ठीक है, जब पैरेलली लग रही है तो उसको बोल दिया कंप्रेशन या टेंशन। जब वर्टिकली लग रही है उसको बोलते हैं शियर एक्ट कर रहा है, जैसे मैंने बना के दिखाया था, वो शियर फोर्स बना के दिखाई थी ना जो, और जो ये मूवमेंट है उसको क्या बोल देंगे, बेंडिंग। ये तीनों आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तीसरा लिखो केबल में हमेशा एक ही फोर्स एक्ट करेगी, कौन सी, सिर्फ टेंशन आती है केबल में, देखा है ना आपने, ऑलवेज टेंशन, कभी कंप्रेशन। क्या अंदर की तरफ जाती है क्या केबल के अंदर, केबल के हमेशा बाहर की तरफ ही फोर्स रजिस्ट कर, समझ रहे हो ना बात, जो केबल में हमेशा क्या रहेगी, टेंशन आएगी। तो टेंशन मेंबर भी देखा आपने, बताया ना, ऑलवेज टेंशन एक्ट करेगी केबल में। नंबर 1 on 1 यहाँ लिख लो, नंबर ऑफ अननोन इज, चलो ये कितने टॉपिक हो गए, 6, 7वां टॉपिक। समझ तो आ ही रहा है, कुछ ऐसी बात नहीं है। क्या हो गया, 6 टॉपिक हो गए, 7वां। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी, ये बेसिक खत्म हो गया। अब आ जाओ इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, चलो इक्विलिब्रियम का मतलब, अब देखो मैं जो पहुंचना चाह रहा था वहां पहुंच गया हूं। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, जैसे आप इक्विलिब्रियम का वर्ड आते ही आपने क्या करना है, किसी भी बॉडी को आपने फ्लोट करते मान लेना है, हवा में है, स्पेस। तो कंसीडर, यहां लिख रहा हूं मैं, कंसीडर द बॉडी इन फ्लोटिंग कंडीशन। कंसीडर कर लेना बॉडी क्या है, फ्लोट कर रही है। अब देखो चेयर समझ आ गई, टेबल समझ आ गई, प्रोजेक्टर समझ आ गया। अब इक्विलिब्रियम में भी आपने क्या करना है, बस फ्लोट कर रहा है वो, समझ गया ना। जब भी इक्विलिब्रियम दिमाग में आए, पूरे स्ट्रक्चर के अंदर बॉडी क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, वो सारी कहानी आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें लेते हैं, डेफिनेशन लिखो इसकी। इफ नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0, इसकी डेफिनेशन जो है, इफ नेट फोर्स
नेट फोर्स मतलब फोर्स एंड मूवमेंट से है यहाँ पे, फोर्स एंड मूवमेंट ऑन ए बॉडी इज जीरो, ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, उसको क्या बोल देंगे, बॉडी को इक्विलिब्रियम बोल देंगे। एग्जाम्पल, बॉडी इज इन स्पेस, स्पेस में है जैसे, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? इक्विलिब्रियम ऑफ इज ऑफ टू टाइप्स। अगर मैं बोलूं खाली इक्विलिब्रियम, आप क्या मानोगे? ऑन स्पेस। अगर मैं बोलूं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसको मानोगे अर्थ पे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब उसको अर्थ पे मान लोगे। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे 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 ब्रिजेस जितने भी बने हुए हैं, जैसे बिल्डिंग्स, ये सारी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो दोनों को वर्ड को ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम भी और स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी। चलो हो गया, ये तुमने लिख लिया, डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट लिख लिया ये स्टार्ट। तीसरा लिखो, इसके अंदर जो फोर्सेज हैं फॉर 2D स्ट्रक्चर्स, फॉर 2D स्ट्रक्चर तीन फोर्सेज होते हैं, तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, समेशन ऑफ Fx, समेशन ऑफ Fy, समेशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ये बता रखी है मैंने, अब दूसरे वे में बता रहा हूँ। दिस इज फॉर 3D स्ट्रक्चर। अगर कोई स्ट्रक्चर 3D में है तो कौन कौन सी होंगी? समेशन ऑफ Fx, समेशन ऑफ Fy, समेशन ऑफ Fz, उसके बाद समेशन ऑफ Mx, My एंड Mz। ये 6 फोर्सेज होती है। दिस इज 6, यहाँ पे 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं अलग अलग। नीचे चौथा पॉइंट इसी में ही, स्टैटिक की लिख लो डेफिनेशन। इफ नेट force acting on a body, net force acting on a body is zero, net force acting on a body is zero and is in rest or static condition, is in rest or static condition, then the body is classified, then the body is classified under static equilibrium, under static equilibrium। एग्जाम्पल बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, ये बता दिया मैंने आपको। एग्जाम्पल बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, ये लिखो। चलो ये सारी कहानी होगी आपकी। अब आपको मैं बता दूं एक चीज़ और, चलो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्योंकि समझ आ गया ना सारा। इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है भाई, किसी भी बॉडी पे फोर्स को जीरो मान लेना आपने, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अगर देखो स्पेस पे कोई बॉडी चलेगी, उसको कोई फोर्स लगती है क्या? कुछ लगता ही नहीं, नो फोर्स, स्पेस में है। अगर ये चीज़ स्टैटिक में आ जाओ, तो ये बिल्डिंग है, रेस्ट कंडीशन में है, इस पर टोटल फोर्स क्या लग रही है? जीरो। हम मान लेंगे बॉडी को, जब भी हम स्ट्रक्चर में आते हैं बॉडी को किस में मानते हैं हम? इक्विलिब्रियम कंडीशन में मानते हैं भाई, वो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। जैसे ऊपर से लोड लग रहा है 4, तो नीचे से भी कितना लग रहा होगा? 4। चाहे लग रहा हो 3.999, उसको 4 मान लेंगे हम लोग, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। दूसरा, आपको एक कहानी, केबल के बारे में, क्या केबल को प्रेस कर सकते हो? चलो वो बता ही देता हूँ मैं आपको। केबल को प्रेस कर सकते हो क्या हो जाएगा? केबल प्रेस हो जाएगी क्या? तो ऑलवेज उसमें क्या रहेगा? हमेशा टेंशन। ये ध्यान रखना, ये चीज़ें अब सारी यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। चलो कितने पॉइंट हो गए? 7। अब इक्विलिब्रियम समझ आ गया। अब देखो, अब पॉइंट्स लिख दिए सारे के सारे, जैसे चेयर आ गई, टेबल आ गई, सारी प्रोजेक्टर आ गया। अब इक्विलिब्रियम आते हैं, आपके दिमाग में आएगा सर फ्लोट कर रही है, या स्टैटिक में है तो बिल्डिंग आ जाएगी, तो अब दिमाग में आने लगी भी स्ट्रक्चर क्या होती है सारी, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन, आज मैं कंपैटिबिलिटी भी करा देता हूँ, खत्म करते हैं इसको भी।
नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी। 8वां है क्या? यस सर। 8वां। आज स्ट्रक्चर डिजाइनर बन ही जाओगे तुम्हें। कंपैटिबिलिटी। चलो कंपैटिबिलिटी कहाँ से शुरू करूँ यार? पहले डेफिनेशन लिखवाते हैं फिर शुरू करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो होंगी शायद क्योंकि सोम नहीं पढ़ रखी ना अपन ने, सोम की डिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रखा, वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, प्रूव भी कर देंगे सोम में साथ साथ ही, क्योंकि मेरे को पता है आज पूछोगे सर PL3 ये कहाँ से आया। शायद जिसने मेरे से सोम सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसको तो आता भी होगा, पर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा आज मैं। चलो कंपैटिबिलिटी, एक डेफिनेशन लिखो पहले सिंपल सी। द कंटिन्यूटी और गुड फिट ऑफ मटेरियल और गुड फिट ऑफ मटेरियल और members or components while being deformed under loading is called as compatibility of structure। अभी ये समझ नहीं आएगी, अभी चीज़ों को मैं सारी रिलेट करूंगा सारी की सारी। द कंटिन्यूटी और गुड फिट ऑफ मटेरियल और मेंबर्स और कंपोनेंट्स व्हाइल बीइंग डिफॉर्म्ड अंडर लोडिंग इज कॉल्ड एज कंपैटिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। चलो अब कंडीशंस देखते हैं कंपैटिबिलिटी क्या होती है। जैसे पहली कंडीशन, इसकी पहली कंडीशन बनाते हैं। चलो बनाओ भाई, फिक्स बीम लाते हैं। दिस इज द फिक्स, ये होगी। कलर लेना था येलो। दिस इज द ऐसे, दिस इज शायद मैंने आपको नहीं बता रखी, ठीक है याद कर लो, कोई बात नहीं। ये 100 में मैं प्रूव कराऊंगा आपको। PL3 आई डिफ्लेक्शन होती है कैंटिलीवर की। लोड लगा, हाँ यहाँ लोड लगाया P, ठीक है ठीक है। चलो अब कंपैटिबिलिटी क्या होता है पहले ये देखो। कंपैटिबिलिटी क्या होता है इससे एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आपने जैसा सोचा वैसा बिहेव नहीं कर रही तो कंपैटिबिलिटी नहीं है। अगर वैसा ही बिहेव कर रही है तो वो है कंपैटिबिलिटी सेटिस्फाई कर रही है। समझ गए? जैसे कोई भी बीम है, कैंटिलीवर बीम है, इस पे लोड लगा, ये क्या कर गया? डिफ्लेक्ट कर गया। बढ़िया डिफ्लेक्ट कर गया, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैंने ये मान के चला तो भाई इतना ही डिफ्लेक्ट करेगा, तो डिफ्लेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिफ्लेक्शन के साथ साथ क्रैक आ गया तब क्या बोलोगे उसको? इट इज़ नॉट सेटिस्फाई द कंपैटिबिलिटी कंडीशन। कंपैटिबिलिटी कंडीशन को उसने सेटिस्फाई नहीं किया। तो अल्टीमेटली डिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है। अगर डिफ्लेक्शन के साथ क्रैक्स भी आ गए तो कंपैटिबिलिटी को सेटिस्फाई। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए। अगर वो होंगी तो कंपैटिबल है, नहीं होंगी तो नॉट कंपैटिबल है। समझ गए बात? तो ये मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया आपको, ठीक है जी। चलो लिख लो इसमें क्या लिखें, यहाँ लिख लो कंपैटिबिलिटी इज नॉट सेटिस्फाइड। Compatibility is not satisfied. Compatibility is not satisfied because of fracture in a member. Because of fracture in a member में अगर फ्रैक्चर आ गया तो, ठीक है। ये नोट में लिखवा दिया, समझा दिया मैंने उसमें, समझ गए ना, कोई इशू नहीं। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल से सारे ये और कंडीशन एंड एग्जांपल दोनों हो जाएंगे। यहाँ लिख लो कंडीशंस एंड एग्जांपल्स। चलो सेकंड एग्जांपल, बीम
बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर इन मेंबर। ये फ्रैक्चर दिखा रखा मैंने, ठीक है क्या, फ्रैक्चर दिखाया ये मैंने। अगर ये ना होता तो कोई इशू नहीं है, कंपैटिबल है, समझ गए। यस, ये एक बीम थी जो कंटिन्यूस बीम बना रखी है मैंने। दिस इज द बीम एंड दिस इज द रोलर एंड दिस इज रोलर। ये रोलर दिखा रखा था, इस पे लोड लगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। दिस यहां से लेना था ये मुझे, दिस, उसके बाद दिस, उसके बाद दिस, ये बना दिया, ठीक है। बीम में लोड लगा, यहां तो डिफ्लेक्शन ऐसी आ गई और यहां पे डिफ्लेक्शन कैसे आ गई, अलग अलग डिफ्लेक्शन। जब स्मूथ डिफ्लेक्शन ना आए तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन में नहीं है, अगर स्मूथ डिफ्लेक्शन आए तो उसको क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी कंडीशन। अगर यही चीज अगर ऐसे आती तो क्या है, इट इज इन कंपैटिबिलिटी कंडीशन। अगर ये कैसे आ गई है, देख रहे हो आप, ये देखो, ये सडन स्लोप आ गया, एकदम से स्लोप आ गया, तो इसको बोलते हैं सडन स्लोप। दिस इज सडन स्लोप। ये है स्मूथ। अगर डिफ्लेक्शन आती स्मूथ तब क्या होता है, तब क्या बोलेंगे इसको, स्मूथ आ जाए तो कंपैटिबिलिटी है, नहीं है तो सडन स्लोप बोल देंगे। चलो ये सारी कहानी आ गई, इसमें लिख लो कंपैटिबिलिटी इज नॉट सेटिस्फाइड। कंपैटिबिलिटी is not satisfied because of sudden change in slope. Because of sudden change in slope. जब sudden change आएगा slope, लिख लो इसको। हो गया। चलो नेक्स्ट, तीसरा एग्जाम्पल भी, कंडीशन भी। तीसरा एग्जाम्पल अब ले लो, ये तो आपने स्ट्रक्चर देखा ही है अभी। ये थी फिक्स बीम, लोड कहाँ लग रही थी, P। अगर डिफ्लेक्शन जो है, अगर वो बेंड ना करके क्या कर जाए, रोटेट कर जाए तो दिस इज ये रोटेट कर गया। अगर रोटेट ना कर तो यहाँ पे जीरो स्लोप होता, यहाँ पे क्या था, स्लोप आ गया कुछ ना कुछ। जैसे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ स्लोप आ गया, तो कंपैटिबिलिटी इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर वो बेंड कर रहा है, मतलब रोटेशन जीरो है, तब क्या होगा, कंपैटिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रही है। तो लिख लो इसमें कंपैटिबिलिटी इज नॉट सेटिस्फाइड। मैं नोट वाले केस बता रहा हूँ, समझ गए ना बात, जहां फंसता है भाई। अब मैं ये बता दूं इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें तो होगा नहीं ना, तो मैंने नॉट सेटिस्फाइड वाले सारे केस बता रहा हूँ। कंपैटिबिलिटी इज नॉट सेटिस्फाइड, because of non-zero slope. Next, फोर्थ एक और ले लो एग्जांपल। ये ले लो रोलर, ये भी ले लो रोलर। डिफ्लेक्शन कैसे दिखेगी यहाँ पे, यहाँ लोड लगाया, जैसे ही लोड लगाया ये डिफ्लेक्शन आ गई, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन आ गई ऐसे। उसके बाद बीम कैसे मूव कर रही है, यहाँ आ गया। ये जो रोलर सपोर्ट था ये कहाँ आ गया, क्या रोलर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या, नहीं कर, सिर्फ हॉरिजॉन्टल भी जा सकता है। यहाँ मूव कर गया वर्टिकल डायरेक्शन में, तो कंपैटिबिलिटी इज नॉट सेटिस्फाइड। सो कंपैटिबिलिटी इज नॉट सेटिस्फाइड। Compatibility is not satisfied because of vertical displacement of C. Vertical displacement of C. This is C, this is B, this is A. ये चलो कंपैटिबिलिटी की एक कंडीशन सारी होगी मेरी। अब किसकी हुई है, सपोर्ट के केस बताए मैंने सारे, देखना सारे सपोर्ट के केस बता दिए। अब जॉइंट पे आते हैं, सारे सपोर्ट ही बताइए ना, हाँ सारी सपोर्ट बताइए।
हो गया। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ। अब ऐसा करो, इसमें ये 4 केस बता दिए मैंने आपको कंपैटिबिलिटी एट सपोर्ट्स के। तो कैसे करें इसमें फर्स्ट डाल लो, दिस इज कंपैटिबिलिटी एट सपोर्ट्स। ये बताना रह गया, ये कंपैटिबिलिटी एट सपोर्ट्स। ये मैंने सारे इसके एग्जांपल्स बताए हैं, ठीक है, सपोर्ट्स के एग्जांपल हैं सारे। अब आ जाओ कंपैटिबिलिटी ऑफ जॉइंट, ये लो जी। नेक्स्ट इज सेकंड, ऐसे बनाया मैंने कंपैटिबिलिटी एट जॉइंट्स, कंपैटिबिलिटी एट जॉइंट्स। चलो कंपैटिबिलिटी एंड जॉइंट, पहला एग्जांपल, फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे। जैसे दिस इज द फिक्स सपोर्ट, ये मैंने एक फ्रेम बना दिया, दिस इज द फ्रेम जॉइंट्स में, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। लोड लग रहा है पी पे, लोड लग रहा था पी। अब आप इसको एग्जांपल मानो, जैसे आपने एक स्टील का फ्रेम बना लिया, स्टील का फ्रेम देखा, ये ऐसा स्टील का फ्रेम बनाया, यहां से क्या कर दिया होगा आपने, वेल्ड कर दिया होगा उसको। मान लो भी मैंने एक सिंपलीफाइड फॉर्म में बनाने के लिए उसको वेल्ड कर दिया। अगर मैं उस पर लोड लगाऊंगा, अगर मैं उस पर लोड लगाऊंगा तो वो वेल्ड, वो क्या डिफ्लेक्ट करेगा भाई? अपन ने वेल्ड किस लिए किया है भाई? चलो नॉर्मल डिफ्लेक्शन है, पूरे में आ रही है, वो तो जायज़ है। अगर थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा तो क्या टूट जाएगा वो? अरे वेल्ड ही तो किया हुआ है। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, उसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, समझ रहे हो? अगर वो एंगल चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या है, कंपैटिबिलिटी कंडीशन में नहीं है। तो अल्टीमेटली अपन ने ये, अच्छा ये बीम बनाई है, इसके ऊपर बंदे खड़े कर दिए 100, ये अगर टूट जाती है, इसका मतलब जैसी बिहेव करने के लिए बनाई थी वो नहीं कर पाई, इसका मतलब कंपैटिबिलिटी इज नॉट सेटिस्फाइड। समझ गए ना बात? तो क्या बोलते हैं, स्लैब पे जो जितना भी लोड लग रहा है वो क्या करके वो वैसे बिहेव नहीं कर पाई जैसे उसको बिहेव करना था। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। डिफ्लेक्शन आती जायज़ है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो एंगल है, दिस इज थीटा इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ऐसे लिख लो, थीटा इज नॉट सेटिस्फाइड, या लिख लो थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिख लो। सो लिख लो इसमें कंपैटिबिलिटी इज नॉट मेंटेन्ड, कंपैटिबिलिटी is not maintained because of change in angle, because of change in angle between B and C, between members B and C। ठीक है, नेक्स्ट। चलो हो गया। यार एक चीज़ और, एग्जांपल कैसे बताऊं उसका, चलो हो जाएगा। चलो सेकंड एग्जांपल इसका, सेकंड एग्जांपल ये है। अब इसको मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूँ। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे लोड लगा, विंड लोड लगता ही है। बिल्डिंग ऐसी कंडीशन में जहाँ पे विंड लोड बहुत ज़्यादा है, बिल्डिंग पे लोड लगा, बिल्डिंग में स्ट्रक्चर हैं 10 फ्लोर्स हैं। बिल्डिंग पे लोड लगा, अगर लोड लगा ऊपर के 5 स्ट्रक्चर में तो डिफ्लेक्शन अलग आ गई, नीचे वाले मूव ही नहीं करे। कैसा होता है क्या? ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो कंपैटिबिलिटी इज नॉट सेटिस्फाइड। वो 10 की 10 बिल्डिंग में बराबर डिफ्लेक्शन आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे शो करूँ? इसको शो तो मैं नहीं करता, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। सो ऐसा लिख लो, इन ए बिल्डिंग, या ऐसा लिख दें, डिफ्लेक्शन इज सेम ऑल द फ्लोर्स, इतना लिख दूँ। डिफ्लेक्शन occurs same in all the floors of building always। तो compatibility, then compatibility satisfied। समझ आ जाएगा ना से?
अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। चलो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आपको मैंने क्या क्या बता दिया इसमें, कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन खत्म होगी। एक मिनट इसमें देख लेता हूँ मैं। जॉइंट्स का बता दिया, सपोर्ट का बता दिया, सारी सपोर्ट्स का भी हो गया। हाँ ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर को आप जब देखोगे उसमें क्या क्या दिखेंगे, या तो सपोर्ट दिखेंगे या जॉइंट्स दिखेंगे, और तो कुछ नहीं दिखेगा ना, बस यही दिखना चाहिए। अल्टीमेटली अपन इस पर स्टडी करनी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, कितने टॉपिक हो गए हैं? 8 हो गए, 9वां टॉपिक। कितना टाइम हो गया इसको देखना, थोड़ा सा पॉज कर दो एक बात के लिए। नहीं चलो अब जो नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक कितना हो गया? 8 हो गए ना, 9वां टॉपिक। 9 टॉपिक है मेरा फ्री बॉडी डायग्राम। ये 12वीं का है पर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि मुझे पता है कईयों को नहीं आता होगा। चलो जिसको आता भी होगा तो दोबारा तो समझ लेना कैसे बनाते हैं। कुछ बना भी पाएंगे इजीली, कुछ नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना, तो सबके लिए ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी। नाम तो सुना होगा ना, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी। डेफिनेशन लिखो इसकी, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज द ग्राफिकल it is the graphical representation of body with all the forces of body with all the it is the graphical representation of body with all the forces internal and external acting on it, internal and external acting on it। सारे की सारी फोर्सेस उसमें एक्ट करनी चाहिए। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जब बॉडी पे सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाते हैं? जैसे सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बता दिया, स्लैब को लोड लेता है अपना, बीम से कॉलम से फुटिंग। तो इन चीज़ों को अलग अलग डिफाइन करना। जैसे पहले मैं स्लैब का बनाऊंगा, स्लैब को अलग कर लिया। जैसे क्या है फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? स्ट्रक्चर को, मेंबर्स को अलग अलग करना, उस पर जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। जैसे स्लैब को अलग कर लिया, उस पर जो फोर्स लग रही थी, फिर बीम को अलग कर लिया, उसके बाद कॉलम को, उसके बाद फुटिंग को। उन सब पे जो लोड अलग अलग एक्ट करते हैं उसको, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? एफबीडी। समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्टैटिकली डिटरमिनेट से। फ्री बॉडी मैं ले रहा हूँ, डिटरमिनेट फॉर्म्स हैं कुछ। अभी आपको ये भी नहीं पता डिटरमिनेट क्या है, आता भी होगा तो भूल जाओ एक बार। भाई मैं एक फॉर्म लेके चल रहा हूँ, उसमें जो स्ट्रक्चर सारे लूंगा वो डिटरमिनेट लूंगा, उसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। पहला टॉपिक, कितने टॉपिक हो गए इसमें? फ्री बॉडी डायग्राम है 9वां, स्टैटिकली डिटरमिनेट। क्या हो गया? बोलो बोलो। स्टैटिकली डिटरमिनेट, स्टैटिकली। पहले मैं इसके स्टेप्स लिखूं सारे, फिर समझाऊंगा कैसे बनाते हैं। स्टेप 1, मेक बॉडी free from all the loads, सबसे पहले बॉडी को फ्री कर दो, जितने भी लोड लग रहे हैं उसको हटा दो। फ्री फ्रॉम ऑल द लोड्स एंड रोटेशन। सेकंड स्टेप, यही स्टेप लगाओगे, 3 स्टेप है सिर्फ। स्टेप 2, अप्लाई ऑल द लोड्स एंड सपोर्ट्स, apply all the loads and reactions. Step 3, apply all the internal forces, apply all the internal forces at cut section to satisfy the condition of equilibrium. To satisfy the condition of equilibrium, ये लिख लो। ये 3 स्टेप है।
ठीक है। अब देखो फील करेंगे स्ट्रक्चर्स को। अब ये 3 स्टेप में सारा काम करना है भाई। आपको चाहे इकट्ठे बनाते हो, आप तीनों को अलग अलग लगाओगे, अप्लाई करोगे। पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल, जैसे ये स्ट्रक्चर दे दिया आपको, दिस इज स्ट्रक्चर, यहाँ लोड लग रहा था P, दिस इज द फिक्स सपोर्ट, दिस इज द फिक्स सपोर्ट एंड दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ये दे रखा था, ठीक है जी। और ये आपको दे दी मैंने L, ठीक है जी। कट सेक्शन दे दिया आपको, यहाँ से कट करना है आपको, दिस इज कट। आपको फ्री बॉडी बनाना है, दिस इज X, B एंड C का, दिस इज फाइंड FBD ऑफ X, B, C, ये X सेक्शन है, दिस इज X सेक्शन, X, B एंड C, इसका बनाना है FBD। कैसे बनाएंगे? देखो जहाँ से कट कर रहे हैं, देखो कट सेक्शन जहाँ भी आप कहीं भी फाइंड आउट करना है वो सारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले क्या करना है, पहला पॉइंट पढ़ो, जाओ फटाफट से फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, पहला स्टेप, हाँ स्टेप 1। सबसे पहले क्या करोगे? कट करोगे, कट उठाया, यहाँ लगा दिया, विदाउट लोड लगा दो, दिस इज द लोड, ये लगा दिया, ये इतना ही होगा। दिस इज X, दिस इज B एंड दिस इज C, इतना ही होगा। स्टेप 2, मैं अलग अलग बता रहा हूँ, बाद में एक ही बनाने लग जाऊंगा, समझ गए ना बात। स्टेप 2, अब आपका ये स्ट्रक्चर तो बन चुका था, तो दिस इज दी X, अप्लाई ऑल दी लोड्स। लोड्स कहाँ लग रहे हैं? दिस इज दी लोड, ये लोड लग रहा है, दिस इज B एंड दिस इज X, ये है। अच्छा, इस पे लोड जो भी लग रहा था वो अप्लाई कर दिया अपन। स्टेप 3 पढ़ो, स्टेप 3 पढ़ो, अप्लाई ऑल द इंटरनल फोर्सेज एट कट सेक्शन टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सेटिस्फाई करना है कंडीशन को। अब ये देखो मैंने क्या कहा था, कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ऊपर से लोड लग रहा है, इसको अपोज करेगी कंडीशन। अब उतना ही लोड इस कट पे लगाना पड़ेगा ताकि ये स्ट्रक्चर क्या है, यूनिफॉर्म रहे। आपने लगा दिया लोड, कलर लेते हैं येलो, यहाँ लोड लगा दिया। अब ये लोड लगा दिया आपने, जब ये लोड लगा दिया, मैंने क्या कहा था, आपने स्ट्रक्चर को पत्थर समझ लेना है, बताया था स्टार्टिंग में, बता दिया था। इसको मान लो पत्थर, दिस इज लोड। कहाँ लग रहा है? यहाँ लोड लग रहा है, यहाँ मैंने लगाया, एक ऑलरेडी लोड लग रहा था यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर देखो कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज। वापस लोड कितना लगाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। इस पॉइंट पे क्या लगा दूं, कैसा लोड लगा दूं? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लगा दूं? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो दिस इज दी, ये मूवमेंट ऐसे आएगी, ऐसे नहीं है वो सर ऐसे कैसे ले ली, ये कंडीशंस होती हैं। चलो मान लिया आपने दूसरी ले ली, वो नेगेटिव आ जाएगी, पर आपको फील तो आनी चाहिए, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, ठीक है। देखो इसको, अच्छा ये मूवमेंट कितनी होगी ये बताओ, ये भी देख लो यार, कोई भी नहीं। अच्छा, जब आपने लगाया ऐसे, देखो क्लॉकवाइज, P लोड इनटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है? P इंटू L। अपोजिट कितनी लगानी पड़ेगी? दीज आर दी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है क्या? चलो, आप राहुल तो तैयारी भी कर रहा था, स्ट्रक्चर पढ़ रहा था ना वहाँ पे। अब देखो अब कितना फील आएगी, अब देखना इस ये पढ़ने के बाद फिर करना जो आप काम कर रहे हो ना, फिर आप फील कर पाओगे, ठीक है। जहाँ सीख रहे हो उनसे भी ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखो, इसमें एक आप करोगे आप क्वेश्चन। देखो ये आप बनाना तीन स्टेप में, एक बार मैं एक में बनाने लग जाऊंगा, आप समझ जाओगे पहले क्या किया फिर दूसरा क्या किया। इसको ट्राई करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम। दूसरा क्वेश्चन ले लो, एग्जांपल ले लो, कुछ मर्जी ले लो। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना दिस इज द स्ट्रक्चर। एक सर्कुलर सा बना रखा है मैंने, यहाँ लोड लग रहा है P एंड दिस इज द रेडियस R और दिस इज ऑल्सो R। इसको लंबा कर देते हैं, इसको 2R लेना है मुझे। दिस इज 2R, क्या हो गया? दिस इज 2R, ये दे दिया। स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। A इसको मान लो, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। दिस इज कट, ये कट सेक्शन दे रखा है, XX,
एक्स इसको डी मान लो यार, ये छोड़ो, एक्स एक्स ये दे दिया। ये दे दिया आपको। हाँ ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है, ये आर है, ये 2 आर है, टोटल चीज़ें दे दी आपको। अब बनाओ आप, स्ट्रक्चर बनाना है आपको। कहाँ से शुरू करें, यहाँ से ले लो, एक्स सी बी ए, मतलब आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ए बी सी एंड एक्स। बनाओ। एक नई चीज़ बतानी है आपको इसमें, तभी बता दिया है कुछ। स्ट्रक्चर कहाँ देखा आपने? जैसे यार वो कई छतों पे झूले नहीं लगे होते कईयों के, बड़े बड़े घरों में झूले खा रहे हैं, वो इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, ऊपर की तरफ फिक्स कर रखा है, कुछ ऐसा एग्जांपल मान सकते हो। ठीक है, करो। बना दिया क्या? अरे कुछ है ही नहीं इसमें, तो 1 मिनट का ही काम है। चलो करें स्टार्ट। एक्स एक्स सेक्शन पहले बनाओ, सबसे पहला स्टेप बोलो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यही होगा, ये फर्स्ट स्टेप, ये वैसे ही बना दो, दिस इज दी फर्स्ट स्टेप हो गया, इतना ही था फर्स्ट स्टेप, इतना ये नहीं आएगा। सेकंड स्टेप, ये मेरा सेकंड भी हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड स्टेप, अब क्या करना है आपको, ये कलर ले लो येलो, अब मैं एक ही बनाऊंगा, आपने करना कर लो। इस पॉइंट पे लोड कहाँ लगेगा, यहां से कट किया, अब इस तरफ लोड लग रहा था, इसको रजिस्ट करने के लिए क्या करेगा वो, लोड लगाएगा ऐसे। ठीक है, अब लोड लगाया ऐसे, इसको मान लो पत्थर, ये कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। अपोज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स लगा दो, अब एंटी क्लॉकवाइज। कितनी मूवमेंट लगेगी, लोड लग रहा था P इंटू में, दिस इज R एंड R, R प्लस R 2R, P प्लस में P इंटू में 2R, वापस भी कितना लगेगा, P इंटू में 2R, यहाँ आ जाएगा खत्म। आ रही है समझ, आ जाएगी। कितना मस्त तरीका है, समझ रहे हो ना। चलो एक और क्वेश्चन दूं, एक और क्वेश्चन लिखो। तीसरा लिख लिया क्या, तीसरा क्वेश्चन लगा लो, कुछ मर्जी लगा लो इसको। चलो ये करो, ये भी आप करेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर भी देखे होंगे आपने, देखो यहीं पे फेमिलियर कर रहा हूँ मैं इन स्ट्रक्चर से जो पढ़ेंगे हम आगे। दिस इज द एक्स एक्स, दिस इज ए बी सी डी एल, दिस इज एल डिस्टेंस, दिस इज 2L डिस्टेंस, दिस इज 2L डिस्टेंस, दिस इज लोड, ये लोड लग रहा है पी, पी ले लूँ, चलो पी ले लेता हूँ। ठीक है, ये दे दिया आपको स्ट्रक्चर। आपको एफबीडी बनाना है, एक्स बी सी डी बनाइए। करो।
क्या आएगा? हो गया? चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले दिस ये आ रहा होगा सबसे पहले ये। अब लोड लग रहा था यहाँ पे, ये थी मेरी एक्स एक्स सेक्शन। अगर यहाँ पे लोड ऐसे लग रहा है, तीसरे स्टेप पे आ रहा हूँ सीधा, तीसरे स्टेप पे आ जाओ। कलर लेना था येलो। यहाँ लग रहा था P, ऊपर क्या लगेगा यहाँ पे? यहाँ क्या लग जाएगा? दिस इज P। अब बताओ, या ऊपर की तरफ ले लो, ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो तो। ये लगेगा, दिस इज P। अब बताओ, इसको मान लो पत्थर, क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अरे इधर ही जाएगा। अरे फील करोगे तो स्ट्रक्चर को, इधर ही घूमेगा वो, नीचे की तरफ, इस साइड है ना वो। अरे कितना इधर है, कितनी मूवमेंट लगेगी, कितने डिस्टेंस से मूव करेगा वो? पूरा रोटेट थोड़ी हो जाएगा, पूरी 12 थोड़ी लेगा वो उतना ही रोटेट करेगा, आधे डिस्टेंस की वजह से रोटेट करेगा वो। P इंटू एल, वापस कितनी लगेगी? P इंटू, दिस इज, यही समझाना था मुझे। हो सकता है आपने आंसर सही निकाल दो, तरीका गलत होगा। ये देखो, ये ऐसे जा रहा है, कितने डिस्टेंस की वजह से? वो हाफ फील कर रहे हो आप? वो इतनी डिस्टेंस की वजह से, पूरे डिस्टेंस की वजह से पूरा थोड़ी रोटेट कर गया वो। समझ रहे हो बात? वो इतना ही रोटेट किया, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? P इंटू एल, वापस कितने लग जाएगी? ये डिटरमिनेट खत्म हो गया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। दूसरा एक चीज़ और बता दूं, चलो नीचे नोट डालो, बता ही देता हूँ इसमें भी। नीचे नोट डालो। क्या हो गया? ये मेरा स्ट्रक्चर है, एक और स्ट्रक्चर ले लो। देखो पूरी स्ट्रक्चर में चलेगा ये सारा मूवमेंट। एक मूवमेंट को मैं ऐसे लिखूं, कैसी है? एक मूवमेंट को मैं ऐसे लिखूं, कौन सी अच्छी लग रही है? ऊपर वाली अच्छी लग रही है? नीचे? अरे बीम के अंदर मूवमेंट अच्छी लगेगी क्या? आपने ऐसे ड्रा करनी है, मैं ये बता रहा हूं भाई, करते होगे आप। ये दोनों सेम है, दिस इज प्रेफरेबल, दिस इज नॉट प्रेफरेबल। गलत नहीं है दोनों, प्रेफर इसको करना है। प्रेफरेबल, दिस इज प्रेफरेबल, दिस इज नॉट। अरे मैं आज बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ सारा भी। आज के बाद कभी भी जो गलतियां करते हैं वो सारी चीजें नोट कर लो इसको। दिस इज प्रेफरेबल, दिस इज नॉट प्रेफरेबल। भाई आगे कोई यार टोक देगा खाऊंगा तभी मैं। चलो नेक्स्ट, इनडेटरमिनेट। अभी नहीं पता हमारे को डेटरमिनेट क्या है, इनडेटरमिनेट क्या है, ठीक है, पर स्ट्रक्चर से फैमिलियर कर दूंगा सारे, क्योंकि टॉपिक पहला स्टार्ट करना है ना मेरे को आगे। कितने टॉपिक हो गए? नो, 10वां टॉपिक। 10वां टॉपिक डालो 10वां, स्टैटिकली इनडेटरमिनेट। अच्छा 9वें का ही पहला था ना वो? तो 9वें का पहला था ना वो? 9वें पहले था वो, 9वें का दूसरा। 9.2 लिख दो उसको, 9.2 उसको 9.1 लिख लो, ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम की ही है। स्टैटिकली indeterminate, statically indeterminate, statically indeterminate. Step 1, same, make all the body free from all the loads and reaction. पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, अप्लाई ऑल एक्सटर्नल लोड्स। दिख तो रहा होगा, ये चेंज करूं? नहीं दिख रहा? अप्लाई ऑल एक्सटर्नल लोड्स एंड सपोर्ट्स because support reaction are not known. Support reaction are not known. सपोर्ट रिएक्शन जिसमें नोन नहीं होती वहां पे स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बोलते हैं। भी पता ही नहीं होता हमारे को कैसे आएगी डायरेक्शन। जैसे आपने लगाया, आपका पी लोड लग रहा है, आपको पता है वापस पी लगाना है, उसको बोलते हैं डेटरमिनेट। समझ रहे हो?
जहां पे आपको पता ही नहीं कितना लोड लग रहा है। अच्छा मान लिया 10 लग रहा है, क्या पता 8 और 2 से सेटिस्फाई कर रहा हो, क्या पता 7 और 3 से कर रहा हो, क्या पता 6 और 4 से कर रहा हो, तो अपने को पता नहीं है इसमें यहाँ पे बिकॉज ये लिखना है नोट डाल के इसको, सपोर्ट एक्शन आर नॉट नोन। तीसरा, अप्लाई ऑल द पॉसिबल internal forces, apply all the internal forces at cut section, because member forces are not known. Member forces are not known. हो गया? चलो पहला क्वेश्चन करते हैं इसमें। लिख लिया ना? वाइट रहते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द यूडीएल। दिस इज वाई वाई एंड दिस इज क्या हो गया? This is A, this is B and this is C and D, ये दे रखा है। This is section YY। FBD दोनों के बना दो इसमें। लोड लग रहा है यहाँ, ठीक है, पता नहीं कितना है। FBD ऑफ X, कहाँ X निकलिए इसमें, XX भी ले लो, ये लो, दिस इज XX, X बी वाई, दिस इज एक्स बी वाई। सेकेंड बनाओ वाई सी डी, दोनों बना दो। और लास्ट क्वेश्चन है वाला, कल कर लेंगे। हो गया? करें? हो गया? बना दिया? वेरी गुड। चलो बनाना मुझे एक्स बी वाई, दिस इज एक्स बी वाई। सबसे पहले क्या ड्रॉ करूंगा? दिस इज एक्स बी एंड वाई, ये बना दिया मैंने पहला स्टेप, ठीक है। पहला ड्रॉ कर दिया, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज बी, यही होगा। सेकंड स्टेप क्या है? लोड अप्लाई कर दिया मैंने, लोड अप्लाई कर दिया। अब मुझे तो नहीं पता क्या लोड लगाऊं क्या नहीं लगाने। आपने जहां भी कट करोगे वहां रिएक्शन तो अपोज करनी पड़ेगी ना आपको। अब आपने क्या करना है, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आएगा आपको जो मैंने पॉजिटिव सेंस बताई है सपोर्ट की, वही माननी है आपने। जैसे इसको देखो यार, मान लो ऊपर से लोड 10 लग रहा है,
पर यहाँ पे लोड क्या पता मैं यहाँ से और यहाँ से बैलेंस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये दोनों लोड लग रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता भाई, अगर एक ही लोड होता तो ठीक है, अब दो दो हैं, बैलेंस क्या पता कितना होगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव मान लेंगे, वो जब सोल्व करेंगे तब आ जाएगा। पहला मान लिया मैंने, दिस इज R1 एंड ये तो है y डायरेक्शन, दिस इज x डायरेक्शन R2 एंड दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज मूवमेंट, दिस इज R3। ये तीनों डायरेक्शन ले लो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ले लो, क्लॉकवाइज मान लेंगे, दिस इज क्लॉकवाइज, ये लो ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे कितना होगा, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे भी क्या करें, आपने अपोजिट करने की जरूरत नहीं है, जैसा हम मानते हैं वही डायरेक्शन में मान लेंगे। यहाँ पे फोर्सेस बताओ कितनी होगी, R1 R2 R3, यहाँ बनाओगे R4 एंड दिस इज R5 एंड दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, दिस इज R1 R2 R3, दिस इज R4 R5 R6, ये तीनों डायरेक्शन होगी इसकी। क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ अपोज कहाँ नहीं, मैं क्लॉकवाइज ही मान लूँगा। तो उल्टा कर लिया यार, R4 x डायरेक्शन उधर होते हैं ना पॉजिटिव, बोलो तो सही, जो ये लो याद है, इधर इधर पॉजिटिव माना था ना, याद है आपको, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव। चलो नेक्स्ट, अब बनाओ YCD का, दिस इज YCD, ये तो बन गया XCD का, दिस इज YCD। YCD का बताओ, YCD क्या कैसे बनेगा, दिस इज YCD, यही है, पहले ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे लोड लो, यहाँ पे लोड लग रहा है, और यहाँ है दिस इज Y, दिस इज C एंड दिस इज D, ये रिएक्शन लग रही है। अब देखो, जब अब ये देखो, एक चीज़ बतानी है, जब ये तो FBD इकट्ठा बनता, ठीक है, मैं आपको अलग अलग बनाना सिखा रहा हूँ, ये बना दिया आपने। अब जिस जॉइंट पे कट किया, जितनी रिएक्शन यहाँ लग रही थी उतनी यहाँ लगेगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में, बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ R4 लग रहा है, अपोजिट R5 या R4 ही, सॉरी सेम लगेगी, अपोजिट R4। अच्छा, उस साइड ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, R5, नीचे की तरफ क्या लगेगा, अरे वही सेम यार, R5। मूवमेंट क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या लगेगी, एंटी क्लॉक, क्या बोल देंगे इसको, R6, ये बन गया, ठीक है ठीक है ना। नेक्स्ट, अब रह गया अपना डी पोर्शन पे। डी पे क्या करोगे, डी पे वही सेम, नहीं पता बना दो ऐसे ही। क्या करेंगे, अब कितनी हो गई, 6 तक पहुंच गए, दिस इज R7, इधर पॉजिटिव R8, और यहाँ पे क्लॉकवाइज R9, दिस इज दी फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये सारी कहानी हो गई। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो घर से करना, ठीक है, सही करके आना। सो घर से करना एक क्वेश्चन, होमवर्क SW बोलते हैं क्या। चलो, दिस इज फिक्स। यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, ये स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, ये स्ट्रिंग लगी हुई है, 2 केबल्स लगा दी अपन ने, केबल लगा दी, सेक्शन, दिस इज X1, दिस इज X2, Y2 या Z2, ये तीनों सेक्शन काट दो। दिस इज ZZ, ये ले लो, दिस इज YY एंड दिस इज X ये दे रखी है, और कुछ नहीं दिया, बस FBD बनाना है आपको, XYZ, ठीक है, आसान सा है, घर पे ट्राई करना। ये केबल्स हैं, ठीक है ना। चलो रोक दो इसको, बहुत आज के लिए डेमो लेक्चर हो गया आपका।